नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा में फहरा तिरंगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने फहराया तिरंगा। सभापति अवधेश नारायण समेत तमाम नेता और मंत्री रहे मौजूद। देवघर में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने देवघर स्टेडियम में किया झंडोत्तोलन। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री समेत तमाम जिलों के पदाधिकारी रहे मौजूद। लातेहार में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज। छिपा दोहर के गांधी मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित। मौके पर छिपा दोहर थाना प्रभारी विश्वजीत तिवारी रहे मौजूद। और मोकामा में अपराधियों ने दी पुलिस को खुली चुनौती। वकील कुमार मंगलम के घर में चोरी। चोरों ने 30 लाख रुपए की संपत्ति पर किया हादसा, जांच जारी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पटना के एलजेपी प्रदेश कार्यालय में भी 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस ने तिरंगा झंडा फहराया था। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। पटना के एलजेपी कार्यालय की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस ने तिरंगा झंडा फहराया और साथ ही इस मौके पर गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं देवघर जिले में भी 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देवघर में स्टेडियम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे थे। उन्होंने वहां झंडोत्तोलन किया था। इस मौके पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा और तमाम जिलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री बादल पत्रलेख ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस कोरोना संक्रमण गाइडलाइन के तहत विभिन्न झांकी की प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ। मौके पर मंत्री ने कहा कि इस साल नौजवानों और किसानों का साल होगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना की चुनौतियों का साल रहा था। जनता ने जिस उम्मीद के साथ महागठबंधन की सरकार को चुना है, वो उम्मीद जल्द पूरी होगी। साल नौजवानों का साल होगा, किसानों का साल होगा। झारखंड को जिस उम्मीद थी इस सरकार से, एक साल चुनौतियों का साल होने के बावजूद यहाँ की जनता ने जो उम्मीद और जो भरोसा गठबंधन की सरकार पर आदरणीय हेमंत सोरेन जी पर जताया है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर पर जताया है, आलमगीर आलम सर और गुप्ता जी पर जताया है। हम राज्य की जनता से ये कहना चाहेंगे, जिले के वासियों से कहना चाहेंगे कि बेहतर सुशासन, आपको सम्मान और आपके ले जाने के लिए आपके जो होनहार हैं उनको अवसर प्रदान करने का काम इस साल में यह सरकार करने जा रही है। उधर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी 72वां गणतंत्र दिवस समारोह काफी धूमधाम के साथ मना। इस मौके पर तमाम इलाकों में झंडोत्तोलन किया गया। खासकर ग्रामीण इलाकों में उत्साह का आलम देखा गया। मोकामा प्रखंड की मरांची उत्तरी पंचायत में मुखिया राम कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी शिरकत की। हर तरफ गणतंत्र दिवस की रौनक देखी गई। पूरा इलाका देशभक्ति में डूबा रहा। मोकामा से एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को कल मिला था। कहीं मुखिया ने झंडा फहराया तो कहीं पुलिस के आला अधिकारी झंडा फहराते नजर आए।
वहीं नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हुआ, जहां जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने झंडोत्तोलन किया। नवादा व्यवहार न्यायालय में जिला और सत्र न्यायाधीश ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद सभा को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने जिले में सरकार की विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवादा में 2 लेन 182 और 31 पर 4 लेनिंग का काम चल रहा है। हर घर नल हर घर जल योजना के तहत 187 पंचायतों के 2527 वार्ड में काम हो रहा है। रजौली के हरदिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 90 गांव को शुद्ध जल मिल रहा है। गंगा जल उद्वह योजना के तहत नारदीगंज के मोटनाजे में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे नवादा और गया के लोगों को गंगा जल का लाभ मिलेगा। 2011 में शुरू लोक सूचना के अधिकार के तहत लोगों का 10 विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 66 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 65 लाख का निष्पादन कर दिया गया है। लोगों ने धूमधाम से इस गणतंत्र दिवस को मनाया। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने नवादा में झंडोत्तोलन किया है। ये तस्वीर हम आपको कल के दिखा रहे हैं, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड की सलामी भी ली और साथ ही इस मौके पर नवादा में अलग अलग जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पूरे जिला भर में जो 187 जो पंचायतें हैं, उनमें से 2527 वार्डों में पंचायती राज विभाग के द्वारा 74 पंचायतों के 1996 वार्डों में हर घर नल का जल योजना संचालित है। पीएचईडी यानी कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। इस योजना के तहत हम लोगों के यहाँ पे 1571 जो कि पीएचईडी के माध्यम से होना था, उनमें कार्य कराया जा रहा है। जिले की महत्वपूर्ण बहुग्रामीय पाइपलाइन जलापूर्ति योजना जो कि हमारे यहाँ जो सब डिवीजन रजौली है उसमें कार्यान्वित है। उधर अब बात मोतिहारी की करते हैं, जहां के गांधी मैदान में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मना। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गांधी मैदान में जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक और आरक्षी अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति दी गई। वहीं जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि बिहार सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उसको जिला प्रशासन बखूबी से निभाकर लोगों तक पहुंचा रहा है। जल जीवन हरियाली, दहेज प्रथा और शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कार्यक्रम के मौके पर स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सभी अधिकारी, पदाधिकारी और कई समाज के लोग मौजूद रहे, साथ ही बच्चों ने भी शिरकत की। प्रजासत्ताक दिन की सभी पूर्वी चंपारण जिलावासियों को शुभकामनाएं। ये मुख्य समारोह यहाँ पर संपन्न हो चुका है। आज जो भी हम यहाँ पे है, स्वतंत्र सेनानियों का, हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का ये योगदान है। हम सभी लोग को इसको याद करना चाहिए और जो संविधान के रूप से हमको दायित्व दिए गए हैं उसको अपनाना चाहिए। मैं पुनः एक बार सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। चंपारण के निवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम लोगों को अपने विशाल लोकतंत्र को और मजबूत बनाते रहने के लिए प्रेरणा लेनी है और महात्मा गांधी और जितने भी महापुरुष हमारे स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, कार्य किए, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर इस देश को विकसित बनाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी रांची से, जहां बंगाल चुनाव के मद्देनजर जेएमएम का अधिवेशन हो रहा है। बंगाल चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह अधिवेशन किया जा रहा है। गुरुवार को बंगाल के झारग्राम में जेएमएम का ये अधिवेशन होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अधिवेशन में हेमंत सोरेन सहित सभी आला नेता और कार्यकर्ता मौजूद भी रहेंगे। यानी कि बंगाल चुनाव को लेकर अब
जेएमएम रणनीति तैयार कर रही है, मजबूती अपने आप को देने का काम कर रही है। झारखंड में जीत के बाद उत्साहित जेएमएम कार्यकर्ता, जेएमएम पार्टी अब बंगाल चुनाव की रणनीति, दिशा दशा दोनों तय करने में जुट गई है। इसी के मद्देनजर जेएमएम का ये अधिवेशन होना है और इसे मुख्यमंत्री खुद कार्यकर्ताओं को इसमें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आला नेता समेत कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद रहेंगे। गुरुवार यानी कल ये अधिवेशन बंगाल के झारग्राम में होने वाला है। और हमारे साथ रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हैं। नवीन, क्या अब जेएमएम भी बंगाल चुनाव में कूदने की पूरी तैयारी में है? बिल्कुल कह सकते हैं कि झारखंड की जेएमएम पार्टी जो है बंगाल में भी अपना दाव आजमाने को तैयार है। देखिए, कल इसी लिहाज से बंगाल में एक बड़ा कार्यक्रम है जेएमएम का। बंगाल अधिवेशन जो है वो जेएमएम करने जा रही है। कल जेएमएम के जो है पार्टी के कार्यकारी जो है उपाध्यक्ष जो है वो यानी और जो तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ये मौजूद रहेंगे। जितने भी जो केंद्रीय महासचिव हैं जेएमएम के वो तमाम जो है वो उपस्थित रहेंगे। साथ ही बंगाल के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है कल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। दरअसल जेएमएम जिस मुद्दे को लेकर के बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है वो मुद्दा भी जो है आजसू की तरह ही है, यानी जो है एक बृहद झारखंड के मुद्दे पर जो है बंगाल में अब जेएमएम भी अपना सियासी दाव आजमाएगी। यानी झारखंड से सटे जो क्षेत्र हैं, चाहे वो झारग्राम की बात करे, बांकुड़ा की बात करे, मेदिनीपुर की बात करे और पुरुलिया की बात करे, तो ये तमाम जो एकदम जो झारखंड से सटे हुए जिले हैं जो बंगाल के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 विधानसभा क्षेत्र हैं जिस पर जो है नजर जेएमएम की होगी। और जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं ये झारखंड से सटे हुए हैं। यहाँ की भाषा, संस्कृति, रहन सहन, कल्चर, जो तमाम चीजें हैं वो कहीं न कहीं झारखंड से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखती है। और यही वजह है कि इन चीजों को लेकर के जेएमएम अब बंगाल में अपना जो है चुनावी भविष्य जो है वो ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री रहेंगे कल कार्यक्रम में, तो निश्चित तौर पे क्योंकि हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो एक बड़ा कार्यक्रम जरूर है। इस लिहाज से देखने वाली बात होगी कि कल कार्यक्रम में क्या चीजें तय होती है, एजेंडा क्या होगा। नवीन, लेकिन अब इस अधिवेशन को लेकर और अब जो झारखंड की कई पार्टियां बंगाल के चुनाव में कूदने की पूरी तैयारी में है। हालांकि कुछ सिलेक्टेड सीटों पर ही जो झारखंड से सटे इलाके हैं बंगाल के, उन्हीं पर ये पूरा का पूरा जो कहे कि अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। तो इसे अब विपक्षी दल बीजेपी राज्य में किस तरीके से देख रही है? झारखंड में जो सत्ताधारी दल है जेएमएम का बंगाल में आना बीजेपी कैसे देख रही है? देखिए, जहां तक बंगाल चुनाव की बात करें तो बंगाल चुनाव इस बार बड़ा अहम है। सबसे बड़ी बात की आजसू इस बार पहले झारखंड की पार्टी रही, स्थानीय पार्टी, और आजसू भी इस बार बंगाल में अपना जो है दावा आजमाना चाहती है। उसने स्पष्ट कर दिया है, दो बड़े कार्यक्रम बंगाल में उन्होंने इस लिहाज से किया। आजसू प्रमुख भी इस दौरान बंगाल का दौरा किए। दूसरी तरफ जेएमएम ने भी इस बार ऐलान कर दिया था कि वो बंगाल में चुनाव लड़ेगी और यही कारण है कि बंगाल अधिवेशन फिलहाल झारखंड में इनकी सरकार भी है तो कहीं न कहीं एक आत्मबल पार्टी को जरूर मिलता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री समेत तमाम जो जेएमएम के आला नेता हैं वो कल बंगाल के झारग्राम में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर रणनीति तैयार होगी कि बंगाल में चुनाव की रणनीति क्या होगी, किन मुद्दों को लेकर के वो बंगाल में लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि बंगाल के उन्हीं क्षेत्रों में ये चुनाव लड़ेंगे जो क्षेत्र झारखंड से इत्तेफाक रखते हों और जहां पर प्रभाव हो पार्टी का, यानी और जो मुद्दा होगा वो तो बृहद झारखंड का ही होगा। तो ये चीजें हैं और निश्चित तौर पे स्थानीय पार्टी है, बंगाल में चुनाव लड़ रही है। इस बार बिहार में भी जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जेएमएम वहां पर कितना ज्यादा प्रभावी साबित होती है। लेकिन इन सब के बीच अहम इसलिए है क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी वहां एनडीए गठबंधन जो है एनडीए चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी वहां गठबंधन से जो है चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस सीपीआई के साथ जो है मिलकर के वहां से चुनाव लड़ रही है। और अब जेएमएम और दूसरी आजसू का जहां तक नजर है तो आजसू की नजर भी एनडीए नहीं के साथ चुनाव लड़ने की है क्योंकि ऑलरेडी वो एनडीए का हिस्सा केंद्र में भी है, यहाँ झारखंड में भी है।
बंगाल में भी कोशिश होगी कि आखिर जिन क्षेत्रों में प्रभावित हो वहां पर एनडीए के तहत उसे सीटें मिल जाए, उसे टिकटें मिल जाए और वहां से वो अपना प्रत्याशी को मैदान में उतारे। दूसरी तरफ जेएमएम की भी कोशिश कहीं न कहीं। जानकारी देने के लिए आपका। लगातार बंगाल चुनाव पर भी हमारी नजर बनी हुई है और अब बंगाल चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुकाबला और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से कई राज्य की छोटी छोटी पार्टियां भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आएंगी और जैसा हमें बिहार चुनाव में देखने को मिला था, क्या उसी तरीके की कुछ तस्वीर हमें बंगाल चुनाव में भी देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार बंगाल चुनाव बेहद अहम होने वाला है। साधना प्लस की लगातार नजर इस चुनाव पर बनी हुई है। कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होते हैं वक्त ब्रेक का। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां के धुर्वा में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल धुर्वा के एचईसी आईटीआई में विद्यार्थियों का हंगामा देखने को मिला है। एचईसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सत्र 2017 से 19 के विद्यार्थी ये विरोध कर रहे हैं। 0 अंक दिए जाने का विरोध ये विद्यार्थी आईटीआई के करते नजर आ रहे हैं। प्रबंधन के विरोध में ये जो छात्र हैं नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, एचईसी आईटीआई में विद्यार्थियों के हंगामे के पीछे की वजह क्या है? ये बिल्कुल जायज वजह है और विरोध अब इतना बढ़ गया है कि अब एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इन विद्यार्थियों के समर्थन में उतर गए हैं और एचईसी से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई में जो है उसके कैंपस में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आईटीआई प्रबंधन के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की जा रही है। मैं बता दूं आदर्श कि इनकी जो मांगे हैं और इनका जो आरोप है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर 17 और 19 के जो बैच के लोग जो विद्यार्थी हैं वो एग्जाम देते हैं तो सभी विद्यार्थियों का जो अंक है वो 0 दिया गया है। यानी सोचने वाली बात है कि अगर सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी हैं तो कोई भी एक ऐसा विद्यार्थी, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है उस सैकड़ों की संख्या में जो कि एक भी अंक लाया हो, एक भी नंबर लाया। तो कहीं न कहीं जो आईटीआई प्रबंधन है और उनके जो शिक्षक हैं उनके तरफ से जो है या कहें कि इस बोर्ड के तरफ से जो है एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। प्रबंधन की तरफ से क्या दलीलें पेश की जा रही है? जी, प्रबंधन की तरफ से अभी तक कुछ भी कहने से इनकार किया जा रहा है। हालांकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कॉपी करने के लिए दूसरी जगह जाता है, अंक निर्धारित होने के लिए दूसरी जगह जाता है और पूरा मामला जो है इसमें एक विचार करने वाली बात है। लेकिन इनके तरफ से जो है अभी भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है। कहीं न कहीं अपना पलड़ा जो है वो झाड़ते नजर आ रहे हैं। जी, तौर पर एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी चंदन देखें, लेकिन ऐसी लापरवाही के चक्कर में छात्रों के भविष्य पर किस तरीके से गहरा आघात होता है ये सोचना और समझना होगा चंदन। जी, आईटीआई जो है एक हायर एजुकेशन में आता है और इसके बाद जो है आईटीआई करने के बाद जो है कई लोग जो है नौकरी में जाते हैं, कई लोग अपने भविष्य को संवारने में लग जाते हैं। लेकिन इस तरीके के लापरवाही के बाद जो है जो विद्यार्थियों को निराशा हासिल हुई है उससे काफी आहत है, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको एक आशा थी कि यहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो है वो नौकरी करेंगे और घर परिवार का लालन पोषण करेंगे और घर को चलाएंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आई है कि नौकरी जिन्होंने तलाश रखा था उनकी नौकरी भी छूटने की कगार पे आ गई होगी। जी, अब किसी तरीके की क्या कोई जांच कमेटी इस पर बैठाई गई है? जी, देखिए हमारी लगातार कोशिश हो रही है कि प्रबंधन की
प्रबंधन से बात करें, लेकिन अभी तक उधर से कोई भी आधिकारिक जो है बयान नहीं आया है। लेकिन हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी ITI के जो प्रबंधन है, जो भी अधिकारी हैं, वो इस आरोप से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बोर्ड के ऊपर जो आरोप है वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इन विद्यार्थियों की तरफ से चंदन क्या कहा जा रहा है? जी, विद्यार्थियों की तरफ से लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये अपनी जो मांग है उसे लेकर धरने पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक इनकी जो मांगे हैं, जो अंक है वो निर्धारित नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे और लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इन्होंने एक चेतावनी भी दे दी है कि अगर जल्द इनके मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो ये अनशन करने पे भी उतारू हो जाएंगे। जी, लेकिन चंदन, जहां से मामला निकलकर सामने आया है, HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो सत्र 2017 से 19 के विद्यार्थी हैं जो विरोध कर रहे हैं, इस तरीके का मामला इस इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पहली बार निकलकर सामने आए हैं या फिर पहले भी इस तरीके की लापरवाही? मैं बता दूं कि ये HEC का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें यह मामला पहली बार निकल के आया है। हालांकि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं और ITI कंप्लीट करने के बाद जो है अपना भविष्य संवारते हैं। लेकिन यह एक पहला बार ऐसा मामला आया है जिसके बाद जो है सभी विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो अधेर में लटका हुआ है। यानी अब प्रबंधन के विचार पर निर्भर करता है कि अगर उस कॉपी को दोबारा रीचेक किया जाता है तब जाकर इनके अंक में सुधार होगा और उसके बाद जो है ये अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लेकर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन सब बातों पे अभी विचार होना बाकी है और विद्यार्थी जो है लगातार अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। पूरे आन बान शान के साथ सिवान में भी 72वां गणतंत्र दिवस संपन्न हुआ। इस मौके पर सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में शान से तिरंगा झंडा फहराया गया। सिवान के DM अमित कुमार पांडे ने स्थानीय राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया। कोरोना काल को देखते हुए 72वें गणतंत्र दिवस समारोह को सादगीपूर्वक तरीके से मनाया गया। DM ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली। वहीं इस दौरान पुलिस के जवान, NCC कैडेट्स और स्काउट गाइड ने परेड की। पहली बार शामिल हुए नए सिपाहियों और महिला ब्रिगेड के जवानों में खासा उत्साह देखा गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार झांकियां नहीं निकाली गई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हंगामा देखने को मिला। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करने वाले किसान कुछ जगहों पर उग्र प्रदर्शन करते नजर आए। इसी को लेकर किसानों ने कहा कि उनका ट्रैक्टर मार्च राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद 11 बजे शुरू होगा, लेकिन किसान पहले ही ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़ गए, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी। स्थिति भयावह हो गई। उपद्रवी सड़क पर उपद्रव मचाने लगे, जिसकी वजह से पुलिस और उपद्रवियों की कई जगह पर भिड़ंत भी देखने को मिली। कई जगह पर हमने ये भी देखा कि कैसे कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं और लाल किले पर भी इन किसानों ने, या तो ये कहें कि इस किसान संगठनों में से कुछ उपद्रवियों ने कब्जा करने की कोशिश की और लाल किले पर जाकर अपने संगठन का झंडा तक फहरा दिया। हैरान करती हैं तस्वीरें। वहीं देशव्यापी किसान आंदोलन की चिंगारी अब बिहार में भी सुलगने लगी है। खासकर महागठबंधन की 30 जनवरी को घोषित मानव श्रृंखला को लेकर सूबे की सियासत गर्म हो गई है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र अवस्थित सरदार भवन में महागठबंधन की एक बैठक में कृषि कानून के खिलाफ मानव श्रृंखला को सफल बनाने का शंखनाद किया गया। इस बाबत मानव श्रृंखला का एक डेमो बनाकर महागठबंधन के नेताओं ने अपनी संभावित तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके पहले महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों की मृत्यु पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कानून के विरोध में हम लोग मानव श्रृंखला की तैयारी में 30 तारीख के तैयारी में हम लोग आज बैठक की गई है। महागठबंधन की ओर से तैयारी में हम लोग डेमो तैयार करके सारे मोकामा प्रखंड विधानसभा के अंतर्गत सारे जनता की ओर से किसान के पक्ष में समर्थन में हम लोग तीनों कानून के विरोध में समर्थन देने जा रहे हैं और इसी के साथ हम लोग
महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर मानव श्रृंखला बनाकर की तैयारी में पुरजोर तैयार कर रहे हैं। उधर लातेहार के छिपादोहर थाना और आरआरबी बटालियन के संयुक्त तत्वाधान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन छिपादोहर के गांधी मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि छिपादोहर थाना प्रभारी विश्वजीत तिवारी और दीनानाथ योगी रहे। आपको बता दें कि पहला मुकाबला जूनियर टीम से छिपादोहर केड और सीनियर टीम से बेतला छिपादोहर के बीच खेला गया, जिसमें जूनियर टीम केड विजेता और छिपादोहर उप विजेता रही। छिपादोहर के थाना प्रभारी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और कहा कि खेल से शरीर स्वस्थ और फिट रहता है। आज आप लोग अपने गांव में खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर आप लोग राज्य स्तरीय या देश स्तरीय पर खेल सकते हैं। इसी के साथ दीनानाथ जोगी ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट सामुदायिक पुलिस के तहत खिलाया जा रहा है, सभी खिलाड़ियों को समन्वयक बनाकर क्रिकेट खेलना चाहिए। वहीं बिहार में अपराधियों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के नामचीन वकील कुमार मंगलम के घर चोरों ने 30 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 5 लाख रुपए नगद, 25 लाख के गहने चोरी कर वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद मोकामा से पटना तक खलबली मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वकील कुमार मंगलम के घर पर यह चोरी हुई है और चोरों ने लाखों की संपत्ति पर अपना हाथ साफ कर दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की ही। 30 लाख की संपत्ति और चोर आए, हाथ साफ किया और फरार हो गए। 8 तारीख को ताला बंद करके सुबह में हम लोग परिवार निकले। उसके बाद कल हमको 2:30 बजे मालूम चला कि ऊपर का केवाड़ी खुला हुआ है, तो पटना से 2:30 बजे चले, 6:30 के लोग हम यहाँ पहुंचे तो देखे कि अंदर का पूरा ताला तोड़ के पूरा अलमीरा तोड़ा हुआ है और सब रूम का ताला तोड़ दिया गया है। उसके बाद FIR करने थाना में गए, FIR करके आए। उसके बाद फिर और सामान देखे, पैसा वैसा बाबूजी का था, लगता है लगभग 4-5 लाख रुपया, वो नहीं था। मेरी माता जी का जेवर पूरा पुराने जमाने की थी और मेरी पत्नी का, मेरे भाई की पत्नी का पूरा जेवर सब यहीं रहता था, वो सब खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर है नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे।